वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। दिस इज़ ओपन अक्टूबर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसी कड़ी में ये जो है चैप्टर नंबर 2 है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट होते हैं। इन डेप्थ मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। आपको समझ आ गया होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है यानी कि जो एनवायरनमेंट है वो बिजनेस को प्रभावित करता है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं और कुछ होते हैं जो नहीं कंट्रोल में होते हैं। अब कंपोनेंट तो आपको पता चल गए, लेकिन इन कंपोनेंट को आपको स्कैन करना पड़ता है, विच इज कॉल्ड एनवायरमेंटल स्कैनिंग। जब आप इनको स्कैन करोगे तो आप इनके प्रोज और कॉन्स को स्टडी कर पाओगे और उसके बेस पर एक बेटर डिसीजन ले पाओगे। तो एनवायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप अबाउट एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, उसको एनालाइज करते हो, उसका मीनिंग निकालते हो, इंटरप्रिटेट करते हो। और वो सारी इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। जो कुछ इंटरनल फोर्सेस हैं, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वो सभी फोर्सेस को आप आइडेंटिफाई करते हो, उससे कलेक्ट कर रहे हो डेटा, उसको एनालाइज कर रहे हो, उसका मीनिंग निकाल रहे हो, फिर देखते हो कि उससे किस तरीके से डिसीजन लिए जाएंगे। अब यही जो इन्वायरमेंट की स्कैनिंग है किस चीज़ की होती है? मार्केट में अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, थ्रेट से बचने के लिए, ट्रेंड्स को स्टडी करने के लिए, फ्यूचर चेंज को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग हमारी हेल्प करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि हम अच्छे स्ट्रेटेजिकल डिसीजन ले पाए और एक कंपिटिटिव एज क्रिएट कर पाए, हम कंपिटिटिव पॉजिटिव पोजीशन क्रिएट कर पाए बाजार में। यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन और बनता है आपसे कि जो इन्वायरमेंट की कई बार आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि जो डेफिनेशन है ये किस राइटर की है। फ्रांसिस की एक डेफिनेशन है यहाँ पे कि एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होता है। ये एक्विजिशन एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये एक्विजिशन एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट इवेंट्स, अबाउट ट्रेंड्स, अबाउट रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन देखना, ट्रेंड्स देखना, इवेंट के इफेक्ट देखना, इन सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एक्वायर करना और उसके बेस पर डिसीजन लेना। ये फ्रांसिस की डेफिनेशन है इन्वायरमेंट को लेकर। इन्होंने एक टर्म भी इन्वेंट करी जिसको हम ETPS स्कैनिंग कहते हैं, यानी कि इकोनॉमिकल फैक्टर, टेक्निकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर्स। इनके जो मीनिंग है हम लोग पिछली क्लास में स्टडी कर चुके हैं। एक डेफिनेशन और है हमारे पास कि एनवायरनमेंट स्कैनिंग का इंक्लूड होती है, इसमें हम मॉनिटरिंग भी करते हैं, इसमें हम चीज़ों को इवेल्युएट भी करते हैं और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपके पास बन के आई है वो आप रिस्पेक्टिव पार्टी को डिसेंटिमेट भी करते हो। डिसेंटिमेटिंग मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। डिसेंटिमेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आप इकट्ठी करते हो, उसका मीनिंग निकालते हो, उसको इवैल्यूएट करते हो, फिर जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वहां तक आप जो है वो फाइल लेकर जाते हो कि इस एनवायरनमेंट फैक्टर का ये प्रभाव पड़ सकता है। इन्वायरमेंट स्कैनिंग के नेचर कैसे होता है? इन्वायरमेंट स्कैनिंग एक लगातार कर देने वाली चीज़ है, यानी कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक सीजलेस प्रोसेस है। ये कभी भी बंद नहीं होता, इसको कंटिन्यूसली करना पड़ता है, रेगुलरली करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक टास्क है कि आपने कंप्लीट करा एंड दैट्स इट। ये कंटिन्यूस होने वाली चीज़ है। जो स्कैनिंग होती है वो हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, यानी फ्यूचर में होने वाली जो अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर में होने वाली जो चुनौती है, उसके ऊपर फोकस करता है इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग जो है एक स्ट्रेटेजिकल एक्टिविटी है, यानी अच्छी स्कैनिंग करने से आप अच्छे इन्वायरमेंट फैक्टर्स को ले पाते हो। जैसे आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके जो है बेसिक्स फंडामेंटल एनालाइज करते हो, टेक्निकल एनालाइज करते हो, देखते हो कि बाजार में क्या चीज़ है जिसका प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो है ट्रेंड बढ़ रहा है, तो हम देखते हैं कि लिथियम का बिजनेस जिन कंपनी के अंदर जो कंपनी लिथियम की बैटरीज बना रही है उनके शेयर्स को क्यों ना खरीदा जाए, क्योंकि इसका ट्रेंड बढ़ रहा है। तो ये एक फैक्टर है जिसको आपने स्टडी करा, इन्वायरमेंट को स्कैन करा और उसके बेस पे आपने इन्वेस्टमेंट करा। इससे आप जो है एक तरीके की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, ये एक पॉलिसी मेकिंग टूल भी है। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोसेस है वेयर यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस यू टेक बेटर डिसीजन। तो ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम है, जिस आप ये बोल सकते हैं कि एक MIS है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और ये डायनामिक सिस्टम है, ऐसा नहीं कि आज जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी वो कल भी रेलेवेंट होगी, कल के लिए नई इंफॉर्मेशन हो सकता है जो बिजनेस को प्रभावित करे। क्या प्रोसेस होता है? आपसे स्टेप्स पूछे जाते हैं कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग के प्रोसेस को आप अरेंज कर दो। तो ये नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको टेक्निकली मीनिंग समझ आना चाहिए कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग कैसे करते हैं। तो पहले तो आपको वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं जो बिजनेस के लिए रेलेवेंट है। फिर उन फैक्टर्स की इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट
कलेक्ट करोगे कि जो भी इंफॉर्मेशन है थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, थ्रू इंटरनेट मार्केट सर्वे के माध्यम से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। फिर आप उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करोगे कि इन इंफॉर्मेशन के बेस पे हम क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करोगे केयरफुली। फिर जो भी आपके पास रिजल्ट आया उसके बेस पे आप फ्यूचर के ट्रेंड्स को फोरकास्ट करोगे और उसके बेस पे आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाओगे, उसके बेस पे आप डिसीजन लोगे। तो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ एनवायरनमेंट स्कैनिंग। अब यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं जो आपसे पेपर में पूछी जाती हैं, मोस्टली तो फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो 4-5 टेक्निक्स हैं, मैं आपको बताया था, ये आपने बहुत सुनी होगी। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। स्ट्रेंथ और वीकनेस मेरी इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट होती है। आपके बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है, आपके बिजनेस की जो वीकनेस है वो आपकी है, और दूसरे बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वो उनकी है। तो स्ट्रेंथ वीकनेस आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है, इसको भी एनालाइज करना पड़ता है कि हमारे बिजनेस की क्या खूबियाँ हैं और क्या खामियाँ हैं। और जो हमारी ट्रेड्स और अपॉर्चुनिटी है वो मेरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है, यानी कि बाजार में अवेलेबल जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और वो हमारे लिए थ्रेट्स भी हो सकती है। एक अच्छी स्कैनिंग के माध्यम से आप जो है एक अवसाद को अवसर में भी बदल सकते हो, यानी कि एक थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है पेस्टल एनालिसिस। इसमें कोई भी एलिमेंट पूछ लेता है, इसमें एस का मतलब क्या है, इसमें इस ई का मतलब क्या है, तो आपसे ये चीज़ें पेपर में पूछी जाती है। तो पी का मतलब है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ई का मतलब इकोनॉमिकल, एस का मतलब सोशल एनवायरनमेंट, टी का मतलब टेक्नोलॉजिकल, और एल का मतलब लीगल एनवायरनमेंट हो गया, और ई का मतलब हो गया एनवायरनमेंट यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट। जो हमारे जो एनवायरनमेंट अवेलेबल है उसके ऊपर बिजनेस का क्या फ़र्क पड़ रहा है, एयर कितनी पोल्यूट हो रही है उससे, या जंगल कितने काटने पड़ रहे हैं। अरावली का आप लोगों ने अभी भी देखा होगा कि इस तरीके से उसका प्रोटेस्ट हुआ कि अरावली हिल्स की जो डेफिनेशन है उसमें चेंज करने की कोशिश की गई थी, जिससे कुछ बिजनेसमैन को जो है बेनिफिट होने वाला था। तो इसलिए ये सारी जो फैक्टर्स हैं हमें पता होने चाहिए किस तरीके से एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। आपसे इनमें से कोई भी अल्फ़ाबेट या पूरी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तीसरी टेक्निक है मेरे पास ETOP एनालिसिस। ETOP एनालिसिस का मतलब होता है एनवायरमेंटल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। आपसे बस ये फुल फॉर्म ही पूछी जाएगी, मीनिंग आपको मैं बता चुका हूँ कि थ्रेट्स क्या होता है, अपॉर्चुनिटी क्या होता है, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ये टेक्निक का काम होता है कि एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना और थ्रेट से बचना। और चौथी टेक्निक है क्विस्ट एनालिसिस। क्विक का मतलब हो गया यहाँ पे, क्विस्ट का मतलब होगा क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक, यानी जल्दी से जल्दी आपको एनवायरमेंट के फैक्टर्स को स्टडी करना है और उसके बेस पे डिसीजन लेना है, और टाइमली एक्टिविटी ये करनी है। अगर आप टाइमली एक्टिविटी नहीं करोगे तभी ये बिजनेस के ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालेगी। अगला टॉपिक हमारे पास जो है वो है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक एनवायरमेंट हम लोग पढ़ते हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हम इकोनॉमिक एनवायरमेंट पढ़ते हैं, बिजनेस का एक एक्सटर्नल फैक्टर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर हम इकोनॉमिक सिस्टम को स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन को स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, और इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है। ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो हम स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ये 3 तरीके के होते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन से मेरा मतलब है हमारे देश की GDP, हमारे देश में इन्फ्लेशन कैसा है, हमारे देश में इंटरेस्ट रेट कैसे हैं, इन्वेस्टमेंट के रेट ऑफ रिटर्न कैसा आ रहा है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो ये सब चीज़ें होती है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिकल पॉलिसी में हम 3 मेजर पॉलिसी पढ़ते हैं, एक तो एग्जिम पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी, और फिस्कल पॉलिसी। फिलहाल जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हम इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक कंट्री का तरीका कि किस तरीके से वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रही है और मैनेज कर रही है। किन चीज़ों के ऑर्गेनाइज की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, कंजप्शन की, और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, यानी रिसोर्सेज का बंटवारा किस तरीके से कर रखा है, लोगों में कंजप्शन का पैटर्न कैसा है। जैसे कि इंडिया के अंदर जितनी टी बनती नहीं है उससे ज़्यादा कंज्यूम होती है, लोग चाय बहुत पीते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम कैसा है, रोड कैसे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से वर्क कर रहा है, और प्रोडक्शन किन किन चीज़ों का हमारे देश के अंदर ज़्यादा हो रहा है, किन किन चीज़ों का नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट होती है। इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्री को डिसीजन लेने होते हैं। तो कंट्री किस तरीके से डिसीजन ले रही है, कुल मिला के आप मेजर प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, आपको क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, आपको कैसे प्रोड्यूस करना है, फॉर होम टू बी प्रोड्यूस, आपने किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये सारे डिसीजन आपको लेने होते हैं।
होते हैं। तो ये 3 डिसीजंस आप लेते हो, सेंटर इनको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अगर ये सारे के सारे डिसीजन किसके द्वारा लिए जा रहे हैं? क्या ये गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं? क्या ये फ्री फोर्स ऑफ मार्केट के बेसिस पे लिए जा रहे हैं? मार्केट डिसाइड करेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू बी प्रोड्यूस? क्या ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी या ये दोनों पार्टी मिलकर डिसाइड करेंगे? तो इस क्वेश्चन का जवाब छुपा हुआ है इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। तो इकोनॉमिक सिस्टम एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम ये क्वेश्चन जिसके बेस पर हम ये क्वेश्चन को जज करते हैं। फ्रेमवर्क विद इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ऑर्गेनाइज, ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज डिसाइड की जाती है। अगेन मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कुछ आपसे जो है डेफिनेशंस पूछी जाती है कि किन किन राइटर्स की डेफिनेशंस है। जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम की यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है, इकोनॉमिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है थ्रू विच इकोनॉमिकल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। बोले इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो ये देखता है कि हमारे देश के इकोनॉमिकल सोर्सेज को किस तरीके से यूज किया जाएगा ताकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त की जा सके। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि एक देश के अंदर लोगों की इकोनॉमिकल लाइफ कैसी है, लोग पैसे कमाने के लिए क्या क्या वर्क कर रहे हैं और पैसे कमाने के लिए क्या क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या क्या कंजप्शन कर रहे हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हमारा इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट होती है। अब आते हैं मेरे मेन मुद्दे पर कि जो इकोनॉमिक जो सिस्टम होता है वो किन किन टाइप का होता है। बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इंडियन इकोनॉमी कैसी है, तो इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। आपसे पूछा जाता है कि यूएसए की इकोनॉमी कैसी है, तो हम बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। हम बोलते हैं चाइना की इकोनॉमी, क्यूबा की इकोनॉमी कैसी है, तो हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी है। तो ये जो हम टैग लगा रहे हैं किसी कंट्री के साथ, तो किस बेस पे लगा रहे हैं, इनका मतलब क्या होता है, वो हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। यानी कि जो हमने अभी क्वेश्चन स्टडी किए थे, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू बी प्रोड्यूस, इफ these are decided by free forces of market, यानी कि मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेगी क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, किन लोगों के लिए बनाना है। अगर ये मार्केट डिसाइड कर रहा है तो इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। यानी ये इकोनॉमिक सिस्टम वो है वेयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर प्राइवेटली ओन किए जाते हैं और ऑपरेट किए जाते हैं फॉर प्रॉफिट मेकिंग। यानी कैपिटल इकोनॉमी में जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो प्राइवेट लोगों के हाथ में होते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कम होते हैं। और प्राइवेट लोग किस लिए काम करेंगे? प्रॉफिट बनाने के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे इसकी फीचर से भी क्लियर हो गया कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि इंडिविजुअल लोगों के पास रिसोर्सेज का हक होता है प्रॉफिट मेकिंग के लिए। जो मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का है कि अर्निंग प्रॉफिट्स, और यहाँ पे आपके पास फ्रीडम होती है, वट एवर यू वांट टू प्रोड्यूस यू कैन प्रोड्यूस इट बिकॉज मार्केट डिमांड इट। अगर मार्केट जिस चीज की डिमांड करेगा वो प्रोड्यूस करेंगे। अब वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे जिससे समाज का भला होगा, अब वो प्रोड्यूस करेंगे जो कस्टमर चाहता है। इट कुड बी लिक्विड, इट कुड बी टबैको, इट कुड बी सीक्रेट। तो जो चीज कस्टमर मांगेगा अब वो बनाएंगे क्योंकि उसमें प्रॉफिट है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट के बेस पे काम करती है। यहाँ का जो प्राइस मैकेनिज्म है, प्राइस आर डिटर्मिनेड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट। मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि क्या बनाना है, कितना बनाना है। अब गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है, गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, बहुत मिनिमल होता है। गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती। प्राइवेट जो फोर्सेज है, यानी कि जो मार्केट की फोर्सेज है, वो डिसाइड करती है कि क्या चीज़ें बननी चाहिए मार्केट के अंदर। गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन नहीं करती है। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसका इवेल्युएशन करके पता चल जाएगा कि इसमें क्या चीज़ का फायदा है और क्या चीज़ का नुकसान है। जैसे अगर मैं इसके बेनिफिट की बात करूं तो इकोनॉमिक फ्रीडम एक अच्छी चीज़ है। लोगों को जो बिजनेस करना है वो बिजनेस कर सकते हैं और इससे इनोवेशन भी बढ़ता है। लोग नए नए आइडियाज़ बनाते हैं, नई नई मशीनें बनाते हैं क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है जी। एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, कंज्यूमर के पास मल्टीपल चॉइस होती है। कस्टमर जो है किसी भी कंपनी का जो है फ्रिज यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट बनाएगी तो गवर्नमेंट तो सभी के लिए एक जैसा बनाएगी। तो कंज्यूमर के पास चॉइसेस अवेलेबल बहुत ज़्यादा है और प्रोड्यूसर के पास बनाने की चॉइसेस अवेलेबल है कि वो क्या बनाना चाहता है और किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाना चाहता है। और इस मार्केट के अंदर जाहिर सी बात है कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये तो फायदे हो गए। तो नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि यहाँ पे अमीर और अमीर, गरीब और गरीब बन जाएगा। इनकम इनक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी। यानी जिसके पास बिजनेस है वो तो बिजनेस करेगा, वो बिजनेस को बढ़ाता चला जाएगा, प्रॉफिट कमा के और बढ़ाता चला जाएगा और बढ़ाता चला जाएगा। और जिसके पास कोई पुश्तैनी जमीन नहीं है, जिसके पास कोई पुश्तैनी पैसा नहीं है, तो वो तो बिजनेस नहीं खोल पाएगा। और वो उसके पास कितना भी क्रिएटिव आइडिया हो तो उसको
फंडिंग्स अवेलेबल नहीं होगी तो कहीं न कहीं एक इनकम इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी। और हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा पैसे जिसके पास हों, जो बहुत ज़्यादा बिलियनियर हो, तो वो मोनोपोली क्रिएट कर ले। कुछ लिमिटेड कंपनीज़ ही अवेलेबल है जो हमें सर्विसेज़ देती हैं इंटरनेट की। तो अब वो कभी फ्यूचर में ऐसा हो कि वो मोनोपोली पूरी एग्ज़ैक्ट मोनोपोली क्रिएट हो जाए। अभी तो एक तरीके की ओलिगोपोली है मार्केट के अंदर, लेकिन हो सकता है जो है मोनोपोली क्रिएट हो जाए और वो मुँह माँगा दाम आपसे माँगे। और आपको पता है कि एट द प्रेज़ेंट आप बगैर मोबाइल के वर्क नहीं कर सकते, आप बगैर इंटरनेट के वर्क नहीं कर सकते, तो मोनोपोली भी क्रिएट हो सकती है कैपिटल मार्केट के अंदर। और वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन होता है कि गवर्नमेंट की तो कोई बिज़नेस नहीं है, गवर्नमेंट की तो कोई ऑर्गनाइज़ेशन नहीं है, तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है। तो सारे लोग वर्कर्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर में वर्क करेंगे और प्राइवेट सेक्टर में जो कम दामों में बढ़िया काम करके देगा, उसको हम रखेंगे। इस तरीके से वर्कर का जो है एक्सप्लॉइटेशन होगा और इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट हो सकती है। अगर कोई मेजर इन्वेस्टमेंट मार्केट से विड्रॉ कर ले कोई प्राइवेट प्लेयर, तो मार्केट पूरा का पूरा क्रैश हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कैपिटल मार्केट के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे किस तरीके की इकोनॉमी है, यूएसए की इकोनॉमी कैपिटल इकोनॉमी है, यूके की इकोनॉमी कैपिटल इकोनॉमी है। वहाँ पे गवर्नमेंट का जो रोल है बिजनेसेस में वो बहुत लिमिटेड है और जो प्राइवेट सेक्टर है उनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो हमारे पास सिस्टम है बिल्कुल इसके विपरीत है, वह है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम वो है जहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके द्वारा ऑन किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। मीन्स अगेन जो कंट्री की सेंटर प्रॉब्लम्स है, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू बी प्रोड्यूस इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, नॉट बाय प्राइवेट मार्केट। या फिर आप कह सकते हो कि फ्री फोर्स ऑफ मार्केट के द्वारा डिसाइड नहीं किया जा रहा। गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि हमें अपने देश के वासियों के लिए क्या चीज़ बनानी है, किसके लिए बनानी है, कितनी बनानी है, किस टेक्नोलॉजी से बनानी है। और जो भी मतलब गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ इकोनॉमी है लाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन, इट इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट नॉट बाय मार्केट फोर्सेस। इसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में स्टेट के पास ऑनरशिप होती है, यानी गवर्नमेंट के पास मेजर बिजनेस, मेजर इंडस्ट्री का कंट्रोल होता है। जैसे कि मान लो स्टील बिजनेस हो गया, कोयला बिजनेस हो गया, ठीक है, जितने भी मेजर कोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं, इफ इट इज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट तो हम उस इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलेंगे। सोशल वेलफेयर मेन ऑब्जेक्टिव होता है, नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग। यहाँ पे पब्लिक का वेलफेयर मेरा मैटर करता है, मैं कितना प्रॉफिट उससे कमा पा रहा हूँ ये मैटर नहीं करता है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो है फीस बहुत कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन स्कूलों का जो पर्पस है, उन स्कूल्स का, उन हॉस्पिटल का जो पर्पस है वो सर्विस है, यानी कि पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना, नॉट मेकिंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मेकिंग होता तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, प्रॉफिट मेकिंग होता तो प्राइवेट स्कूल होता है। इसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग की जाती है, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो एक अथॉरिटी होती है जो डिसाइड करती है क्या चीज़ बननी चाहिए, क्या नहीं बननी चाहिए। और सरकार की कोशिश रहती है कि देश के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज किया जाए, अटेम्प्ट टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज। यानी ये जो इनइक्वालिटी है, जिसके किसी के पास बहुत इनकम है, किसी के पास बहुत कम इनकम है और कोई बेचारा माइनस में चल रहा है, ये जो इनइक्वालिटी है इसको खत्म करने की कोशिश की जाती है सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। अब इसके फायदे नुकसान क्या होंगे? फायदे तो होंगे कि इक्वालिटी बढ़ेगी, सोशल वेलफेयर होगा और किसी का जो है एक्सप्लॉइटेशन या शोषण नहीं होगा। डीमेरिट ये है कि सरकारी अगर व्यवस्था होगी, सारे के सारे बिजनेस जो है, स्कूल्स वगैरह सब सरकार चलाएगी, तो पॉसिबिलिटी है कि एफिशिएंसी लैक हो जाए, यानी एफिशिएंसी कम हो जाए, कंज्यूमर के पास चॉइसेस बहुत अवेलेबल ना हो, लिमिटेड प्रोडक्ट हो, लिमिटेड प्रोडक्ट ही खरीदने हो, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा होगी, रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि लेंथी प्रोसेस हो जाएंगे चीज़ों को खरीदने के, और जनता में कोई भी इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं आएगा कि हम कोई नई चीज़ बना लें, कोई नया प्रोड्यूस कर पाए। एग्जाम्पल यहाँ पे है हमारे पास क्यूबा और चाइना। मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको हम इंडियन इकोनॉमी भी कहते हैं, यहाँ पे दोनों पार्टी का, यानी कि पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का, दोनों का कंबाइंड आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कुछ सेक्टर्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर पे हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो केवल गवर्नमेंट रन करती है, पब्लिक रन करती है, कुछ ऐसे हैं जो दोनों मिल के रन करते हैं, उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी
बोलते हैं। इसको हम पीपीपी मॉडल भी बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल भी बोलते हैं। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के फीचर्स आपको देखने को मिलती है। यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों ऑपरेट करते हैं। यानी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मार्केट की फोर्स के बेस पे बन रही है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट चाह रही है वही प्रोड्यूस हो रहा है। गवर्नमेंट का रेगुलेशन भी है, यहाँ पे कंट्रोल भी होता है बिजनेस के ऊपर। इसके अलावा सोशल वेलफेयर की भी बात हो रही है और प्रॉफिट मेकिंग की भी बात हो रही है, यानी कि ग्रोथ और वेलफेयर को बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिकल प्लानिंग भी होती है यहाँ पे कि पूरे 5 साल में हम क्या करेंगे, पिछले 1 साल में हमने क्या किया, अगले 1 साल हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बजट बनाते हैं और एनालाइज भी करते हैं बजट सर्वे के माध्यम से कि हमने कितना अच्छा परफॉर्म किया, कैसा नहीं किया, कहाँ पे हमारी लैकिंग रही। तो ये प्लानिंग भी रहती है। तो इसके फायदे ये है कि यहाँ पे बैलेंस डेवलप्ड होता है, सोशल जस्टिस होता है और इकोनॉमिकल फ्रीडम भी होती है। जो लोग कुछ भी प्रोडक्शन करना चाहें, कुछ भी कंजप्शन करना चाहें, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहें, पब्लिक वेलफेयर की भी बात हो रही है। डीमेरिट की बात करूं तो एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी हो सकता है, करप्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे और पब्लिक सेक्टर में इनएफिशिएंसी भी होगी। और ये हमारा इंडिया का एग्जाम्पल है, मिक्स इकोनॉमी। अब सभी बातों की एक बात आपको समझनी जरूरी है कि कोई भी कंट्री पूरे तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं होती, कोई भी कंट्री पूरे तरीके से सोशलिस्ट इकोनॉमी भी नहीं होती। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पोर्शन जो है मिक्स रहता है दूसरे एलिमेंट का। जैसे हम मान के चलने की यूएसए अगर 70% कैपिटलिस्ट है तो 30% सोशलिस्ट भी होगी। चाइना जो है 70% सोशलिस्ट है तो 30% कैपिटलिस्ट भी होगा। तो 100% कोई भी कंट्री कैपिटलिस्ट नहीं है, कुछ एक दो को छोड़ के 100% कोई भी सोशलिस्ट नहीं है। तो मिक्स ही रहता है। और दूसरा बात यह है कि सिस्टम हमारा जितना मर्जी दुरुस्त हो, जिस भी तरीके की अप्रोच को जो है सपोर्ट करता हो, लेकिन मैटर करता है कि उस सिस्टम के अंदर वर्क कौन लोग कर रहे हैं, वर्क किस तरीके के लोग कर रहे हैं। अगर अच्छा सिस्टम होगा और चलाने वाले गंदे लोग होंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, और अगर अच्छे लोग होंगे और सिस्टम खराब होगा तब भी कोई फायदा नहीं है। तो एक खराब सिस्टम को भी अच्छा किया जा सकता है अगर इंटेंशन अच्छी है गवर्नमेंट की और वहाँ की जनता की, वहाँ का उनकी जनता का सिविक सेंस अच्छा है, वो जनता जो है मतलब प्रॉफिट मेकिंग चाहती है, वो कंट्री को विश्व गुरु बनाना चाहती है, तो वो किसी भी अप्रोच को फॉलो कर ले, वेदर कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी, तो वो बेटर ही परफॉर्म कर देगी। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सीरीज। आप इनके बीच का एक डिफरेंस भी देख लीजिए कि कैपिटलिस्ट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है, प्राइवेट ओनरशिप होती है, सोशलिस्ट में गवर्नमेंट होती है, और मिक्स में दोनों का कोएग्जिस्टेंस होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट पर्पस होता है, सोशल में वेलफेयर पर्पस होता है, यहाँ पे दोनों होता है। गवर्नमेंट का कंट्रोल कैपिटलिस्ट में कम होता है, सोशलिस्ट में बहुत ज्यादा होता है, और मिक्स इकोनॉमी में बैलेंस्ड होता है। प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं प्रोडक्ट के, कैपिटलिस्ट के अंदर तो मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई है वो फिनोमेना डिसाइड करेगा कि क्या प्राइस होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सोशलिस्ट के अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी प्राइस को, और मिक्स इकोनॉमी में दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। कंपटीशन की बात करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, सोशल में कम होगा, और मिक्स इकोनॉमी के अंदर मॉडरेट कंपटीशन का लेवल होगा। तो ये हम लोगों ने जो है आज इकोनॉमिकल सिस्टम को डिस्कस किया और इकोनॉमिकल स्कैनिंग को डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।